हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 24 अक्टूबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट चेंजेस मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370? फर्स्ट, it was the first time in Indian history that the nature of any region has been changed. Second, the term of Jammu and Kashmir Assembly left unchanged. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉट। दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ये क्या कहना चाहता है। कहना ये चाहता है कि इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी रीजन का नेचर नेचर जो है वो चेंज किया गया। मतलब यहाँ पे इसकी बात हो रही है कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट था, तो उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया, तो इसको कहते हैं उसका नेचर चेंज करना, राइट। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लेकिन पहले भी ऐसा हुआ है कि किसी यूनियन टेरिटरी को बाद में स्टेट बनाया गया। हमारे साथ एग्जाम्पल है, जैसे गोवा है, सिक्किम है, राइट। तो नेचर तो चेंज किया गया है। अगर ऐसा स्टेटमेंट होता कि इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री दैट एनी स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू यूनियन टेरिटरी, तो ये सही होता। लेकिन नेचर पहले भी काफी बार चेंज हुए हैं, तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज अर्लियर जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था उसके असेंबली की टर्म थी 6 ईयर्स की, और अभी यूनियन टेरिटरी जो है उसके अंदर भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन टर्म होगी 5 ईयर्स की। तो सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट होगा। आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। सो अभी बिहार के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। बीजेपी और एनडीए जो अलायंस है, उन्होंने आर्टिकल 370 के ऊपर अपोजिशन को अपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? FATF के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, it is an associated body within the framework of United Nations. Second, countries which are considered as safe havens for terror financing are firstly put in its grey list. Third, all the decisions in the body are taken by its permanent members only. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस। ये यूनाइटेड नेशंस के कंट्रोल में नहीं है, इट इज नॉट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूएन। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो करेक्ट है। आप सभी को पता है कि जिस कंट्रीज के अंदर टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज डिटेक्ट होती है, तो उसको FATF जो है वो अपने ग्रे लिस्ट में डालता है। फिर उनको गाइडलाइंस दी जाती है कि ये प्लान जो है वो आपको इंप्लीमेंट करने होंगे। अगर वो प्लान को इंप्लीमेंट नहीं करते, देन उस कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। तो सेकंड जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज देर आर नो परमानेंट मेंबर्स इन दिस बॉडी। सारे मेंबर्स जो है वो परमानेंट मेंबर है, और उसके डिसीजंस जो है वो मेंबर्स नहीं लेते। उसके अंदर एक बॉडी है FATF प्लीनरी। ये FATF प्लीनरी जो है, इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्शन टास्क फोर्स। तो इस वजह से ये थर्ड जो है वो भी इनकरेक्ट होगा। आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। सो FATF जो है, उन्होंने पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में ही रखा है। उन्होंने यहाँ पे आउटकम्स भी दिए थे कि क्या उन्होंने प्लान दिया था पाकिस्तान को और क्या वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तो इस वजह से उनको 2021 तक ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट डेटा प्रोटेक्शन बिल? फर्स्ट, the bill calls for the creation of an independent regulator, data protection authority. Second, it also aims to give right to be forgotten. And third, it prohibits processing of personal data in abroad in any case. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 and 3। सॉरी, ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट। आंसर होगा ए। और देखिए, ये बिल जो है उसके अंदर ये डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने की प्रोविजन है, विच विल बी अ नेशनल लेवल डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी।
अगर इंडिया का कोई भी डेटा फॉरेन कंट्री में प्रोसेस करना है या फिर सेंड करना है तो इस पर्टिकुलर अथॉरिटी की परमिशन लेनी होगी, एंड इट विल बी द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी फॉर कंडक्टिंग रेगुलर ऑडिट्स रिगार्डिंग द डेटा प्रोटेक्शन। तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई इंडिविजुअल है, उन्होंने अपने पर्सनल डेटा को यूज करने का कंसेंट दिया, अब उनको लगता है कि ये मेरा पर्सनल डेटा जो है उसका मिसयूज होगा और मुझको ये कंसेंट जो है वो वापस लेना है, तो इस पर्टिकुलर राइट को क्या कहते हैं? राइट टू बी फॉरगॉटन। मतलब मैं अपना कंसेंट जो है वो वापस ले रहा हूं। तो ये राइट टू बी फॉरगॉटन जो है वो भी इस पर्टिकुलर बिल के अंदर दिया गया है। तो सेकंड जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड इज इनकरेक्ट, बिकॉज जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, हाँ यहां पे ये प्रोविजन है कि उसको आप अब्रॉड में प्रोसेस नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे क्या लिखा है? इन एनी केस। तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। एक्चुअली उसके अंदर ये प्रोविजन है कि अगर इफ इट इज नेसेसरी टू प्रोसेस द डेटा अब्रॉड, देन यू विल हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम दिस अथॉरिटी, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अगर उनकी परमिशन मिल जाती है तो आप अब्रॉड में ये डेटा जो है उसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट होगा। आंसर इज ए 1 एंड 2। सो अभी अमेजॉन के खिलाफ ये जो केस चल रहा है डेटा प्रोटेक्शन को लेके, तो ये केस जो है वो पार्लियामेंट की ओर से ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर कमिटी बनाई गई थी वो डील कर रहा है। तो इस वजह से अमेजॉन के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए हैं कि उन्होंने इंडिया का जो डेटा है उसको मिसयूज किया है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट? फर्स्ट, recently some provisions of this act were eased by amending it. Second, it is frequently used to control inflation. And third, recent amendment in this act discourages export of agricultural produces. So let us see correct answer क्या है। Correct answer is A 1 and 2. Third is incorrect. Recently Essential Commodities Act उसको अमेंड किया गया 2020 में। जो रिसेंटली 3 फार्म एक्ट्स बनाए गए हैं उसमें से ये भी एक है, तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर कमोडिटी जो है उसके स्टोरेज के ऊपर, उसके स्टोरेज या उसकी स्टॉक लिमिट के ऊपर लिमिटेशंस पुट ऑन करना। मतलब गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेशंस लगाती है कि आप इतना ही स्टॉक इस पर्टिकुलर कमोडिटी का रख सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? असेंशियल कमोडिटीज एक्ट। अब ये कब यूज होता है? जब मार्केट में अगर मान लो कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन है और उसको कंट्रोल करना है, तो गवर्नमेंट जो है स्टॉक लिमिट लगा देगी। मतलब यू हैव टू रिलीज सप्लाई इन द मार्केट। जब सप्लाई रिलीज होगी तो प्राइसेस जो है वो स्टेबल हो जाएगी। तो कई बार जो मर्चेंट्स है वो क्या करते हैं? स्टॉक जो है उसको इलीगली होल्ड करके रखते हैं ताकि मार्केट में प्राइस जो है वो इंक्रीज हो। जब प्राइस इंक्रीज होगी तो उस टाइम पे सप्लाई जो है वो बढ़ाया जाएगा टू मेक प्रॉफिट। गवर्नमेंट क्या करेगी? ये जो स्टॉक है उसके ऊपर लिमिट लगा देगी, तो मार्केट में सप्लाई जो है वो स्टेबल होगा और प्राइस भी स्टेबल होगी। तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड जो है वो करेक्ट। थर्ड इज इनकरेक्ट, बिकॉज रिसेंटली जो अमेंडमेंट लाया गया है उसके अंदर जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है उन सभी को ये परमिशन दी गई है कि वो असेंशियल स्टॉक जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। रिसेंटली अमेंडमेंट में ये मेन प्रोविजन था कि काफी सारे कमोडिटीज के ऊपर से ये जो स्टॉक लिमिट थी वो हटा दी गई है, लेकिन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर जो इन्वॉल्व है वो अभी भी स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। उनको ये रीजन देना होगा कि हम जिस कंट्री में इसको एक्सपोर्ट करते हैं वहां पे इसकी डिमांड ज्यादा है, तो वहां से हमें फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा मिले, इस वजह से हमने इस स्टॉक को होल्ड करके रखा है। अगर वो ये जस्टिफाई कर लेते हैं देन दे कैन होल्ड द स्टॉक। तो इस वजह से ये थर्ड जो है वो इनकरेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे ये लिखा है कि इसकी वजह से एक्सपोर्ट जो है वो डिस्करेज होगा, हालांकि इसकी वजह से एक्सपोर्ट जो है वो एनकरेज होगा। तो इस वजह से ये थर्ड जो है वो इनकरेक्ट होगा। आंसर इज ए 1 एंड 2। सो गवर्नमेंट ने ऑनियन के ऊपर स्टॉक लिमिट जो है वो हटा दी है अंडर दिस पर्टिकुलर असेंशियल कमोडिटीज एक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, the Limpiadhura and Lipulekh region are disputed between dash and dash. Option A India and China, option B China and Nepal,
option C China and Bhutan, and option D India and Nepal. So let us see what is the correct answer. Correct answer is D India and Nepal. ये दोनों रीजन जो है वो इंडिया एंड नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड है. एक और रीजन है जिसका नाम है सूस्ता रीजन, जो कि उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के साथ कोइंसाइड करता है. हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को दशहरा की बधाई दी है, और उसी के साथ में इंडिया का जो फुल टेरिटरी का मैप है वो भी भेजा है. रिसेंटली नेपाल ने अपना जो पॉलिटिकल मैप है वो नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया था, और उसके अंदर ये जो डिस्प्यूटेड रीजन्स है उनको नेपाल का हिस्सा बताया था. तो इस वजह से ये इंडिया नेपाल के बीच में जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो फिर से न्यूज में है. क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement is or are correct? First, the Lieutenant Governor LG of Delhi is bound to act on the aid and advice of Council of Ministers on every matter. Second, the Lieutenant Governor of Delhi can refer any matter of administration to the President of India. So let us see what is the correct answer. Correct answer is B, second only. First जो है वो incorrect है. अब देखिए 2018 में ये जो केस था दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना फैसला दिया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली जो है इट इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. लेकिन यहां पे क्या लिखा है ऑन एवरी मैटर, तो इस वजह से ये गलत है. बिकॉज 3 सब्जेक्ट ऐसे है कि जिनको एग्जीक्यूट करने की एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की. दैट इज पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड. ये 3 सब्जेक्ट के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर को वो अपना पर्सनल डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं. उनके ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस जो है वो बाइंडिंग नेचर की नहीं है 3 सब्जेक्ट के ऊपर, और यहाँ पे एवरी मैटर लिखा है, इस वजह से ये गलत होगा. सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर हो तो उसे प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं उनका ओपिनियन मांगने के लिए. तो सेकंड जो है वो करेक्ट है, आंसर इज बी, सेकंड ओनली. सो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिस्प्यूट चल रहा है, पावर टसल चल रही है, और उसी के साथ में दिल्ली गवर्नमेंट एंड वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके बीच में भी ये काफी बार पावर टसल जो है वो न्यूज में रहती है. क्वेश्चन नंबर 7, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज यूपीएससी is consulted in which of the following matters? First, making promotions and transfers from one service to another. Second, on all disciplinary matters against a civil servant serving in a civil capacity. Third, methods of recruitment and training of civil servants. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज A, 1 and 2. थर्ड जो है वो इनकरेक्ट. यूपीएससी को कंसल्ट किया जाता है जब किसी को प्रमोशन या ट्रांसफर देना हो एक सर्विस में से दूसरी सर्विस में. अगर कोई डिसिप्लिनरी मैटर है किसी भी सिविल सर्वेंट के खिलाफ तो उसके अंदर भी कंसल्ट किया जाता है. ये थर्ड इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज ऑफ दिस वर्ड. ट्रेनिंग जो है वो किसकी ऑथोरिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग. यहाँ पे यूपीएससी का कोई रोल नहीं है, यूपीएससी का रोल है सिलेक्शन के अंदर, राइट. फिर उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है वो देते हैं. तो इस वजह से ये थर्ड जो है वो इनकरेक्ट होगा, आंसर इज A, 1 and 2. सो अभी यूपीएससी के एग्जाम के अंदर जो लास्ट ईयर का रिजल्ट आया था उसके अंदर जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज है उनके लिए जो 4% रिजर्वेशन कोटा मेंटेन करना चाहिए, वो ऐसा एलिगेशन है कि यूपीएससी ने मैनेज नहीं किया है. तो इस वजह से काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने यूपीएससी के खिलाफ ये पिटीशन फाइल की है. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, अ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. Second, a country shall secure at least 2/3 votes in order to be a non-permanent member of UNSC. Third, India is currently a non-permanent member of UNSC. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज जितने भी नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी के अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 5 मेंबर्स जो है वो परमानेंट है और 10 मेंबर्स जो है वो नॉन परमानेंट है.
उनकी टर्म जो है वो 2 साल की होती है, और यहाँ पे 5 साल लिखा है, इस वजह से ये गलत होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है कि अगर किसी कंट्री को नॉन परमानेंट मेंबर बनना है तो वहां पे 2/3 वोट जो है वो सिक्योर करने होते हैं। अगर मान लो कि 193 कंट्रीज है और सारे कंट्रीज वोट देते हैं तो उसमें से 129 वोट्स मिलने चाहिए, तो इस वजह से ये सेकंड जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, इंडिया ने रिसेंटली दूसरी बार ये नॉन परमानेंट मेंबर की सीट जो है वो जीती है, तो इस वजह से आंसर होगा बी, सेकंड एंड थर्ड। यूएन यूनाइटेड नेशंस को 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो इस वजह से, और यूएनएससी के अंदर पर्टिकुलरली कौन से रिफॉर्म्स लाने चाहिए और इंडिया की जर्नी क्या है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, तो इसके चलते ये आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में है। काफी अच्छा आर्टिकल है, आप सबको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस रिलेटेड टू माइनॉरिटीज वर रिकॉग्नाइज्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जब यहाँ पे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, दैट मीन्स on 26th November 1949. First, fundamental rights under Article 29 and 30. Second, special officer for linguistic minorities. Third, minority status to 6 religious communities. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, 1 ओनली। सेकेंड एंड थर्ड जो है वो इनकरेक्ट। फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 29 एंड 30 जो माइनॉरिटीज को दिए जाते हैं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किए गए। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। अब आपको लगता होगा कि ये स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो मतलब कि ये तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में होगी, नहीं, लेकिन ये आर्टिकल 350 बी के अंदर बनाई गई है, विच वॉज एडेड बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थी, तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट होगा। थर्ड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज ये 2004 में रिकॉग्नाइज हुआ था कि 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज को माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आंसर होगा ए, 1 ओनली। माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है मुस्लिम्स, उनसे रिलेटेड ये आज के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज दैट Indian president is different from president of US? First, president as a part of legislature. Second, independence of decision making powers. Third, indirectly elected president. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तीनों कंपोनेंट्स जो है वो ये दिखाते हैं कि इंडिया के प्रेसिडेंट जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट से अलग है। सबसे पहला है प्रेसिडेंट एज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो इंडिया के अंदर सबसे पहले तो ये जानना होगा कि दोनों के अंदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। तो यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यूएस के अंदर जब लेजिस्लेचर की बात आती है, सो प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, लेकिन इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट जो है इट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा, दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है, बिकॉज इन इंडिया प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो उनके ऊपर बाइंडिंग रहती है, प्रेसिडेंट के ऊपर। यूएस में प्रेसिडेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं, तो ये भी एक डिफरेंस है। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, इंडिया के प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो डायरेक्टली होता है, सॉरी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और यूएस के अंदर ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट मोड से होता है। तो इस वजह से ये तीनों करेक्ट है, आंसर होगा डी, 1, 2 एंड 3। यूएस के अंदर जैसे जैसे ये इलेक्शन का टाइम नजदीक आता है तो वैसे वैसे वहां पे डिबेट जो है वो भी हीटअप हो रही है। तो इससे रिलेटेड आपके इंडियन पॉलिटी से कनेक्शन जितने भी है अमेरिकन पॉलिटी के, तो वो आपको कनेक्ट करने चाहिए। जैसे कौन से कंपोनेंट्स जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में से लिए गए हैं, वहां के और हमारी गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, तो ये सब एस्पेक्ट जो है वो आपको कवर करने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।